दिस इज़ विवेक कुशवाहा फ्रॉम कॉमर्स ज्ञान अकेडमी। आइए दोस्तों, मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग सिखाता हूँ। मैं आपको तो आज आपका पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके आज हम सिर्फ पहली क्लास है। इस क्लास में हम थ्योरी केवल पूरी करेंगे। आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास में, जैसे मान लीजिए एक ये बिजनेस है हम लोग, ठीक है, ये बिजनेस है, ठीक। इस बिजनेस का केवल क्या है, वन ओनर है, यानी केवल एक ही मालिक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस प्रकार के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड बोलते हैं। सोल ट्रेड या फिर एकल व्यापार बोलते हैं, यानी एक ऐसा व्यापार जिसका मालिक केवल एक ही होता है। जैसा कि आप अपने आस पड़ोस में या अपने आसपास देखते होंगे, जितनी परचून की दुकानें हैं, तमाम प्रकार के जो बिजनेस हैं, वो कुछ इसी प्रकार के बिजनेस हैं। तो आइए दोस्तों, तो अगर किसी बिजनेस का मालिक एक ही होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एकल व्यापार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल इस दुनिया में सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो सोल प्रोप्रिएटरशिप ही था, जिसे हम सोल ट्रेड भी कहते हैं। और किसी भी सोल ट्रेड के ओनर्स को हम प्रोप्रिएटर का नाम भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली वो मालिक होता है। अब क्या था कि सोल ट्रेड में प्रॉब्लम क्या थी कि पूरा जो पैसा था वो कौन लगाता था, अकेला ये मालिक लगाता था। बेचारा अकेला बंदा पैसा पूरा लगाया, रिस्क अकेले बियर करता था, जोखिम मतलब नुकसान हो गया तो इसका, और ठीक है। बाकी उसके बाद मैनेजमेंट, ठीक, अगर काम करना है, प्रबंधन करना हो, यानी बिजनेस को चलाना है, तो अकेले पूरी मेहनत कर रहा है, और तब जाकर प्रॉफिट होता था। वो भी इतना नहीं होता है जितना वो मेहनत कर रहा होता है, ठीक। तो ये काम हुआ क्या कि अब जिस प्रकार हर एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को अधिक करना चाहता है, तो छोटे बिजनेसमैन भी अपने प्रॉफिट को अधिक करना चाहते हैं। अब प्रॉफिट को अधिक करने के लिए उन्हें अपनी बिजनेस का स्केल बड़ा करना पड़ेगा। इसको पता है, इस ओनर को, सोल ट्रेड को पता है कि अगर इसमें पैसे और लगाए जाए तो बिजनेस में और लाभ होगा, तो इसको पैसों की जरूरत पड़ी। तो ये क्या करता है, अब इसमें एक पार्टनरशिप करता है। मतलब एक मालिक एक किसी अपने सगे संबंधी को या किसी दोस्त को बुलाता है, बोलता है भाई आजा, तो कुछ पैसे हमारे बिजनेस में लगा ले, प्रॉफिट होगा, दोनों मिलकर कमाएंगे। तो अब इस बिजनेस के 2 या 2 से अधिक मालिक हो गए, ठीक। अब 2 या 2 से अधिक मालिक जैसे ही हो गए, अब हम इस बिजनेस को किसका नाम देंगे, बल्कि सोल ट्रेड ना कहकर हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म का नाम देंगे, ठीक है। यानी जब किसी बिजनेस के अंदर 2 या 2 से अधिक मालिक मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है। और जैसे ही 2-3 लोग मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं, तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है कि कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, रिस्क सभी में बढ़ जाता है, यानी अब 3-4 लोगों में बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट मिल के सब काम करेंगे, मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, और पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट बांटा तो जाएगा, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आया आपको। तो जनरली यानी जब किसी बिजनेस के 2 या 2 से अधिक मालिक हो जाते हैं, तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। ये तो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे कि किसी घर के अंदर, मान लीजिए किसी घर में, आपको पता है अगर परिवार बड़ा होता है तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, है ना। वैसे ही या 2 बर्तन एक जगह होते हैं तो उनकी आवाजें आती हैं। तो ये जब 3-4 मालिक हो गए, तो इसमें क्या होना, इनमें लड़ाई झगड़े होने लग गए। और लड़ाई झगड़े कैसे
कि कोई लेट आता है, कोई काम सही से नहीं करता है, ठीक, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लग गई यहाँ पर। तो अब जैसे हम लोग हैं, तो आप लोग जैसे आसपास देखते हो, आप लोग में आपस लड़ाई हो जाए, फैमिली लड़ाई देखिए, सर फाड़ लेते हैं, अपना खून निकाल लेंगे, ऐसे लड़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बिजनेस के अंदर सर फाड़ने वाली लड़ाई नहीं होती, बल्कि तरीके से लड़ाई होती है। वो क्या करते हैं, ये कहाँ जाने लग गए सब लोग, इसके पास, कोर्ट के पास जाने लग गए। ठीक है, ठीक, कोर्ट के पास गए ये लोग, और कोर्ट के पास आते थे हर दूसरे तीसरे दिन यही केस आने लग गया। हर पार्टनरशिप फर्म के साथ यही होने लग गया कि कोई काम नहीं करता, छोटे छोटे मनमुटाव की वजह से लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो ये लोग कोर्ट में आने लग गए। अब कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में एक कॉमन सी प्रॉब्लम आने लगी। अब देख रहे हैं यार, हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसे केस आ रहे हैं, काम नहीं करता, वो नहीं करता। तो किसी भी देश के अंदर जब कोई भी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कानून की व्यवस्था की जाती है। तो कोर्ट ने उस देश की गवर्नमेंट से, सरकार से रिक्वेस्ट की कि भाई इसके लिए कोई कानून बनाकर इससे जल्दी से इससे निपटारा दिलाओ यार, इससे दिक्कत हो रही है बहुत। ठीक, तो आपको पता है कानून संसद में, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, उसके बाद जाके पास होता है, सब वो तो पता ही होगा। तो फिर इस गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर जाकर क्या बनाया, एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया। लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक कानून बनाया। उसी कानून को हम किसका नाम देते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। जो पार्टनर से रिलेटेड जो कानून बना उसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट को 1932 में पास कर दिया गया, लागू हो गया तब से ही। ठीक है, तो इसी से नाम से जाना जाने लगा। और जब किसी भी चीज के लिए जब कोई कानून बन जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तब अभी तक हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे थे, पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म है जिसके 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक मालिक मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म कहते हैं हम उसे। लेकिन जैसे ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया तो उसने क्या किया, उसने अपनी डेफिनेशन दी। उसने उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन हुई उसकी हम बात करते हैं। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हुई, अभी मैं आपको एक सेकंड आपको बताता हूं। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relations between persons who have agreed to share the profit of business which is carried by all or any of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप क्या है, एक क्या है, एक ऐसा संबंध है इनके बीच, पर्सन्स मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध है जो कि जिसके लिए क्या है कि जिसमें जो पार्टनर्स हैं वो क्या हुए, एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ठीक है, यानी पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध है जिसमें, जिस संबंध के तहत कि क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। और वो बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल, यानी वो बिजनेस सभी के द्वारा, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी वो सभी के द्वारा या इनमें से कोई एक या इन सभी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने पैसे लगा दिए हैं, अब दिमाग ये क्या करते हैं, मार्केट से किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं। इन तीनों के, ये तीनों मालिक हैं, इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो जाएगा, वो व्यक्ति हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति जिसे सैलरी बेस पे हायर किया, वो इसे मैनेजर बोलते हैं हम ये सब। तो वो क्या करेंगे, बिजनेस को चला के प्रॉफिट इन्हें भी देंगे और अपनी सैलरी भी लेंगे। तो कहने का मतलब पार्टनर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, या पार्टनर्स खुद भी चला सकते हैं, या कोई एक पार्टनर चला सकता है, मतलब कोई भी चला सकता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द relations between persons who have agreed to share the profit of business which is carried by all or any of them acting for all। अब देखिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशंस आती है तो इसी के अंदर उसकी क्या छिपी हुई है,
विशेषताएं छिपी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स छिपी हुई है, फीचर्स छिपी हुई है। तो सबसे पहली फीचर्स इसकी जो है वो है रिलेशन। दूसरी फीचर्स है पर्सन्स, ये आपको दिखने में पर्सन्स लिखा हुआ है, एस है, ठीक है, ठीक, पर्सन्स। और हु हैव एग्री टू शेयर, शेयरिंग द प्रॉफिट, तीसरी विशेषता ये है। चौथी विशेषता बिजनेस है। पांचवी विशेषता है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक। ये 5 विशेषताएं यहाँ से निकल कर आती है। इनको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली हमने बात की रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस का मतलब संबंध होता है, ठीक। जैसे इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं, ठीक, जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारे उस बच्चे का संबंध क्या होता है, मम्मी पापा, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, तमाम रिलेशंस बन जाते हैं। ये रिलेशन सामाजिक होते हैं, जो समाज ने दिए होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म कैसा संबंध है, पार्टनरशिप फर्म में ये संबंध कौन से होते हैं, कौन देता है इन संबंधों को, तो वो संबंध एग्रीमेंट पे बेस्ड होते हैं, यानी समझौतों पर आधारित होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब समझौता, यानी कि ये रिलेशंस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स बीच में जो संबंध है वो एग्रीमेंट पे बेस्ड होते हैं। और किसी भी पार्टनरशिप फर्म का जो जन्म जो होता है वो इसी एग्रीमेंट बेस पर होता है। और एग्रीमेंट 2 टाइप से होते हैं, एक होता है ओरल यानी मौखिक, और एक होता है रिटन, जिसे हम बोलते हैं लिखित, ठीक। इसी लिखित एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है, ठीक। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, ये समझ आया। और एग्रीमेंट में सारी टर्म्स कंडीशन क्या क्या समझौते हैं वो सारे लिखे गए होते हैं। तो इसके बारे में इतना ही बात करते हैं, बाकी आगे टॉपिक्स में बात करेंगे। अब दूसरी विशेषता क्या है, पर्सन्स। पहली थी, ये दूसरी है पर्सन्स। देखिए एस लग रहा है, मतलब 2 and more पर्सन, ठीक। 2 and more पर्सन्स यानी 2 या 2 से अधिक, यानी किसी भी पार्टनरशिप किसी भी समझौते को करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, यानी 2 या 2 से अधिक। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि मिनिमम, न्यूनतम कितने लोग होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, अधिकतम जो है उसकी संख्या आप किताबों में 50 देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी नहीं बताया गया मैक्सिमम लिमिट क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक, सब सेक्शन 14, मतलब कंपनी एक्ट 2013 और सब सेक्शन 14 है, उसमें ऐसा जिक्र किया, ऐसा बात बोला गया है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर 50 से अधिक मालिक हैं तो उस बिजनेस को कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर कंपनी का दर्जा लेना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते तो कंपनी एक्ट बुरा मान जाएगा, और बुरा मान गया तो उस बिजनेस के साथ बुरा कर देगा। तो इस आधार पर यह बोला जाता है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। और ऊपर एक बात रह गई कि इस एग्रीमेंट को करने के लिए क्या कुछ कंडीशंस है, कि पर्सन्स जो होने चाहिए 18 प्लस होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, और कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब मंदबुद्धि या पागल यानी सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, असामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका दिमाग काम सही ना करता हो। और दूसरा क्या है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी किसी कानून के द्वारा उसको प्रतिबंधित न किया गया और डिस्क्वालिफाइड न किया गया हो, निषेधित न कर दिया गया हो। मतलब
कि जैसे विजय माल्या यहाँ से पैसे लेके मतलब कर्ज में इतना डूबा हुआ है और यहाँ से भाग गया है गलत तरीके से, तो अब वो भारत के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता है यहाँ पर आकर। उसी तरीके से यानी कानून जिसके लिए भी किसी व्यक्ति को अगर प्रतिबंध लगा दे उसके ऊपर, तब वैसे व्यक्ति को नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, तो वो व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, बाकी सब लोग कर सकते। ठीक है, यहाँ खत्म हो। अब ये भी बात होगी आपकी दूसरी वाली बात भी कि पर्सन्स कितने होने चाहिए। तीसरी फीचर्स हम बात करते हैं। तीसरी फीचर्स है शेयरिंग द प्रॉफिट, यानी क्या है, शेयर द प्रॉफिट। मतलब एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट, यानी पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स होंगे वो अपने समझौतों के आधार पर, एग्रीमेंट के, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे हम बोलते हैं, यानी जो उनका समझौता होगा उस बेस पे इसे बांटेंगे। जैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं वैसे ही अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस को भी बांटेंगे। ठीक है, ये आपकी थर्ड पॉइंट बात है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कि बिजनेस, फोर्थ पॉइंट बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, यानी वैधानिक बिजनेस, व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो बच्चे देख रहे हैं, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, दोनों दोस्त बोले ठीक है रात में हम क्या करते हैं, चाकू ले लेते हैं और लोगों की जेब मारेंगे और उनके फ़ोन चुरा लेंगे, जेब काटेंगे पैसे, फिर उसके बाद जो पैसा आएगा बराबर बांट लेंगे। तो आप इसको नहीं बोलोगे कि आप पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप कर रहे हो। ये नहीं है, ये काम नहीं आता। जितने भी इलीगल, या आप सोचो बंदूक बना ले, ये सारे इलीगल काम है। इलीगल कामों के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, यानी बिजनेस लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, जिसे कानून कोई प्रतिबंधित ना करता हो, कानून की रोक टोक ना हो जिसमें। ठीक है, फिर पांचवा है आपका, यानी ये जो बिजनेस है ये वाला, ये तो चौथा था और ये पांचवा, कैरीड बाई all or any of them acting for all। मतलब ये बिजनेस सब लोग मिलकर, यानी कि अगर मान लो 4 पार्टनर हैं तो ये सब मिलकर बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे मिलकर। या हो सकता है इनके द्वारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव या इनमें से कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है, इस बिजनेस को अकेले चलाए मिल। ठीक है, हो सकता है बुद्धिमान, या इन सभी में से क्या करें, कोई एक हायर कर ले हम बाहर, जिसे हम मैनेजर बोलते हैं, तो वो बिजनेस को चला सकता है। ठीक, और ये सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, एज अ एजेंट भी काम करते हैं। जैसे एक एजेंट अपने बिजनेस को प्रमोशंस करता है, सामान बिकवाता है, तमाम काम, वो सारा ये होता है। और ये किस पे काम करते हैं, सिंगल, यानी वन प्रिंसिपल पे, यानी एक ही सिद्धांत पर काम करेंगे। यानी एक टाइप का बिजनेस है तो सारी एक ही प्रकार की बात करेंगे, उनका सिद्धांत उद्देश्य सब एक ही होगा कि बिजनेस ऐसे चलाना है, ऐसे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सबका अलग अलग नहीं होगा। तो ये आपका थ्योरी पॉइंट है, ये विशेषताएं आपको पता चल गई है। अब मैं इसके बाद आपसे बात करता हूँ किसके बारे में, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बहुत इजी है, आप अपनी अगर आपके बुक्स है तो आप उसमें देख लेंगे। जैसे मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देता हूँ कि एक पार्टनर्स के राइट्स, यानी कोई भी पार्टनर है उसको क्या करने का अधिकार है कि एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होने का अधिकार है। पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो बिजनेस के किसी भी काम में इन्वॉल्व हो सकता है और अपनी एडवाइस वगैरह दे सकता है, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार कि जो बिजनेस अकाउंटिंग, यानी पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग रखी जा रही है उस अकाउंटिंग को वो चेक कर सकता है। ठीक, चेक करके अगर उसको लगता है, अगर उसको उसकी फोटो कॉपी चाहिए तो उसकी फोटो कॉपी भी रख सकता है। दूसरे राइट्स हो गए इसके। तीसरा राइट्स कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी में बांटा जाएगा, उसमें उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये भी अधिकार है। चौथा राइट्स कि अगर कोई भी पार्टनर एज अ लोन फर्म को पैसा देता है, जैसे फर्म है, फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है, वो या तो किससे ले ले, किसी मालिक से, मतलब किसी बैंक से लोन ले ले। अगर किसी पार्टनर का पैसा है तो जो ब्याज वहां देगी इनको ब्याज दे देगी। ठीक, तो वो लोन किससे ले लेते हैं, वो पार्टनर से ले लेते हैं। यानी अगर किसी पार्टनर ने एज अ लोन पैसा दिया है फर्म को तो उस पर उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अगर पहले ब्याज की रेट फिक्स नहीं की गई है
तो उस केस में उसको 6% पर एनम का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। अगला कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर आता है या किसी को नए पार्टनर बनाना है तो सबकी सहमति का होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर अगर मना कर देगा कि नहीं इसको पार्टनर नहीं बनाना है तो पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक। उसके बाद कोई भी पार्टनर एक क्या निर्धारित समय पर यानी कुछ समय पहले नोटिस देकर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है। कोई भी पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पर अपनी जेब से खर्चा कर रहा है तो वो पैसा, जैसे मान लीजिए फर्म के काम से मैं गया बाहर, बनी पार्टनर गया बाहर 3,000 रुपये लेके गया था, 3500 रुपये लग गए, 500 रुपये उसने अपनी जेब से लगा दिए, तो वो 500 रुपये वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म से वापस ले सकता है, उसको ये अधिकार है। तो इस तरीके से ये राइट्स हैं, इसकी हम बात करते हैं। अब मैं आपको इसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में बताता हूँ डिटेल में। ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं समझौता। आप सबको पता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का जो निर्माण जो होता है, उत्पत्ति जो होती है वो एग्रीमेंट पे ही होती है। ठीक है। समझौतों के आधार पर, अगर दो पार्टनर्स के बीच में 2 या 3 लोग भी समझौता नहीं है तो काम ही नहीं करेंगे वो। ठीक है। एग्री नहीं होगा काम करने के लिए। अब बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशंस के बारे में बताया गया होता है, यानी शर्तें और नियम क्या क्या है इन सब के बारे में जिक्र होता है। तो अगर ये समझौते ओरल है, मौखिक है, ठीक है, मौखिक हो सकते हैं और रिटर्न हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं। इसी लिखित यानी अगर इन्हीं नियम शर्तों को लिखित में रिटर्न में लिख दिया जाए तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसे ही प्रेफर करता है, बोलता है कि भाई जो भी समझौते हैं आप उसको अगर आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। लिख कर सारी टर्म्स कंडीशन, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा, जैसे नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम, उसका एड्रेस, पार्टनर का नाम, उसका एड्रेस, कैपिटल कितनी है, पार्टनर बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है नहीं देना है, ड्राइंग्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा नहीं होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देना है, और अगर पार्टनरशिप फर्म को कभी भविष्य में बंद कर दिया जाए तो उसका मेथड क्या होगा सेटलमेंट का, क्लोजिंग का मेथड क्या होगा, और पीरियड ऑफ फर्म को कब तक चालू किया जाए, पूरे लाइफ टाइम तक तो फर्म एज एट विल बोलते हैं। ठीक है। फर्म को कंटिन्यू करेंगे हम जब तक इच्छा रहेगी, जब तक चलेगा लाइफ टाइम। कई बार 30 साल के लिए पर्टिकुलर कोई एम होता है, जैसे हीरो होंडा कंपनी का पार्टनरशिप था तो देखिए हीरो एग्रीमेंट पूरा होते ही हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, ऐसे ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें इसमें जिक्र होती है। मोस्टली चीज़ें सारी रिटर्न में होती है और इसका फोटोकॉपी करके सबका हस्ताक्षर होता है, स्टाम्प लगी होती है, उस सबके पास इसकी फोटोकॉपी होती है। फ़ायदा ये होगा लिखने का कि भविष्य में कोई लड़ाई झगड़े होंगे तो आप इसके बेस पे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट इसे ही फॉलो मतलब एडवाइस करता है कि आप इसे ही मतलब लिखित में रखना ज़्यादा बेहतर है। इन केस कई बार कोई बात, किसी बात का जिक्र पार्टनरशिप डीड में लिखित में ना हुआ, आप भूले गए, पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त भूल गए या किसी चीज़ की बात नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट्स है उसका अगर कोई भी एब्सेंस पाया जाएगा इसके अंदर तो तुरंत एक इंडियन, यानी कि अगर आपने ये तय नहीं किया, मान लीजिए अगर आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं लिखित में नहीं लिखते हैं, इसको लिखते नहीं है, तो ऐसे में तुरंत आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात माननी पड़ेगी। यानी इसकी बात आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करनी, या तो खुद समझ लीजिए, अपने आपस में समझौता करके लिख के रख लीजिए, नहीं तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात मानेगी, कानून की बात माननी पड़ेगी। या फिर इस पार्टनरशिप डीड में किसी भी चीज़ का एब्सेंस पाया जाएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं बताया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, कोई भी बोला नहीं गया है, तो ऐसे केस में इसकी 5 या 6 बातें हैं वो ध्यान रखनी है। पहला कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, पहले ही इसमें जिक्र नहीं है, तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और
अगर किसी भी पार्टनर के सैलरी देने का जिक्र नहीं है, कमीशन की बात नहीं की गई है कि कमीशन देना है नहीं देना है, तो नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कोई बात नहीं है तो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको कमीशन नहीं मिल सकता। ठीक। चौथा, जो प्रॉफिट है उसको अगर वहाँ पर आपका समझौता आपने नहीं लिखा है, एब्सेंस है, तो प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का जिक्र नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जिक्र है, तो 6% पर एनम का उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका, ये जितना भी आप पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, सारा थ्योरी का पार्ट है। केवल थ्योरी इतनी ही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए, और आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड इसी में कंप्लीट हो जाती है थ्योरी। और आप सबको पता है मैक्सिमम आज की डेट में क्या होता है, आप सबको पता है किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए समझौतों को रिटर्न में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए आजकल यही चल रहा है। धीरे इसका तो नाम सुनने को मिलता ही नहीं है ओरल का, क्योंकि ये ओरल बहुत पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में लोग अपने वचन और वादों के पक्के होते थे, अपने बोलते हैं रंग कुलरी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये पुराने समय की बात थी। तो पुराने समय में लोग अपनी वादों के लिए जान तक दे देते थे, यानी कुछ भी जुबान में बोला है, कुछ भी बोल दिया है, वो करके रहेंगे, भले प्राण चले जाए उनके। तो पहले संभव था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आज की डेट में मतलब अपना काम बनना चाहिए, बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट चूल्हे में चली जाए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो इसलिए रिटर्न में लिखना ज़्यादा जरूरी है। तो रिटर्न में लिख लेते हो तो भविष्य में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको उसकी अकाउंटिंग के बारे में मैं सिखाऊंगा। ठीक है। अभी हमने सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ा है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ आया होगा। आप कमेंट करना, आप लोग लाइक करना मत करना, शेयर करना मत, लेकिन पढ़ाई करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करो और मेरे को कमेंट में करो कि क्या मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या। ठीक है। ओके, बाय।